का 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कई बड़े संदेश लेके आया है, कई बड़े संदेश दे रहा है विश्व को, और ये मंच साबित होने जा रहा है कि विश्व के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए किस तरह से तमाम देश काम करेंगे। ब्रिक्स ने अपने दायरे को बढ़ाया है 5 देशों से, अब इसका दायरा 9 देशों का हो चुका है। 9 देशों के साथ ही साथ तमाम ऐसे देश हैं, 2 दर्जन से ज्यादा देश हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है ब्रिक्स के साथ शामिल होने की। तो उन तमाम एक तरह से नियमों पर भी बात होगी कि कैसे और देशों को शामिल किया जा सके। साथ ही साथ वो जो वैश्विक बड़ी चुनौतियां हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि विश्व में 2 बड़े संघर्ष साफ दिखाई देते हैं, रूस यूक्रेन के बीच का संघर्ष और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष जारी है उसको देखते हुए, ऐसे में माफ करिएगा वेस्ट एशिया में जो संघर्ष जारी है उसको देखते हुए, ऐसे में किस तरह से ये मंच कुछ बड़े समाधान लेकर कजान घोषणा पत्र में उन समाधानों को शामिल करेगा और भविष्य की चुनौतियों पर विश्व के बड़े देशों का क्या रुख है, इस पर भी कजान घोषणा पत्र बहुत साफ अपने पक्ष को रखेगा। ब्रिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ कजान से हमारे साथी संवाददाता भी साथ होंगे जो इस पर और रोशनी डालेंगे। हम आपको बताते चलते हैं कि रूस के कजान में इस समय 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हैं। सम्मेलन की शुरुआत से पहले सभी नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाया, जिसे फैमिली फोटो कहते हैं। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। पिछले साल जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। 2009 की अपनी स्थापना के बाद से 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बेहद अहम होने वाला है। दायरा बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों के बीच हो रहे इस ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से पश्चिमी देशों के सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था रखने की अपनी उस पूरी कोशिश को पूर्ण रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उनके इस मंच पर विश्व के 36 देशों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यानी कि एक मजबूत ताकत, वेस्ट के तमाम सैंक्शंस के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन आज इस मंच से ये बताने में काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिमी देशों ने उन्हें नकारा रूस और यूक्रेन युद्ध के साथ, उसके बीच वो ये बताना चाहते हैं कि विश्व के इतने देशों का साथ राष्ट्रपति पुतिन को है। बड़ा सवाल यह है कि भारत जब ब्रिक्स पर मौजूद है और पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की बैठकों को जब संबोधित करते रहे हैं तो तमाम वो ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि किस तरह से आर्थिक तौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को मजबूत किया जाए, एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पिछले 2 साल में हमने देखा। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत ही नहीं और तमाम देशों को अपने व्यापार के आदान प्रदान के लिए ज़रूरत पड़ी है। ऐसे में ब्रिक्स 2024 कई मायनों में अहम हो जाता है। सीधे रुख करेंगे कजान का, जहां मौजूद है हमारे साथी संवाददाता अरेंद्र। पहला सत्र एक तरह से पूर्ण हो चुका है, अब दूसरे सत्र की तरफ ब्रिक्स बढ़ रहा है अपने उन तमाम एजेंडों के साथ। शुरुआती सत्र में क्या रहा, राष्ट्रपति पुतिन ने स्वागत के साथ किन बातों को सामने रखा? ऋतु, पहला जो क्लोज सेशन था और जाहिर सी बात है कि जो नेताओं की जो अपनी बातचीत थी उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क्स थे राष्ट्रपति पुतिन के वो पब्लिक में थे, उन्होंने सभी का स्वागत किया। और जो थीम है ब्रिक्स की, उस थीम के माध्यम से कैसे ब्रिक्स समूह आगे बढ़ेगा, इस बात की प्रतिबद्धता को जताया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात पे भी उन्होंने जाहिर की कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है उन्होंने कजान आने के न्योते को स्वीकारा और उसके बाद में यहाँ पे ये सम्मेलन होने जा रहा है, इस बात को उन्होंने प्रमुखता से रखा है। लेकिन सीधे तौर पे जो बात आप कह रही हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें
दूसरे सेशन में होंगी, जिसमें तमाम बातें भी, जो इंटरवेंशंस होंगे तमाम नेताओं के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, वो सब हम लोगों की जानकारी में आएंगे। तो उसमें जो थीम है, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद की मजबूती, मल्टीपोलर वर्ल्ड को, डायमेंशंस को किस प्रकार से उसको शेपिंग किया जाए ताकि हर एक की आवाज को एक मंच मिल सके, उस दिशा में सबसे ज्यादा काम होता नजर आएगा। बात इस बात को लेकर भी है कि आपस में जो ब्रिक्स सदस्य देश है, जो कि अब विस्तारित सदस्य का एक समूह बन गया है, उनके तमाम नेता आज मौजूद थे, उनमें आपसी संपर्क को बढ़ाया जाए, क्योंकि डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कॉन्टिनेंटल के लिहाज से जो देश है वो जुड़े हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स के जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं, और ऐसे में उनके बीच में आपसी संपर्क बढ़ाया जाए। उसके अलावा जब संपर्क बढ़ेगा तो व्यापारिक गतिविधियां स्वतः बढ़ेंगी। दूसरा फोकस अपने आप में कल्चर और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर है। अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो तीन इसके बड़े पिलर्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है उसका जो पहला पिलर है, दूसरे पिलर में सीधे तौर पे आता है इकोनॉमिक और कॉमर्शियल कॉपरेशन आता है, तीसरे पिलर के तौर पे कल्चरल और पीपल टू पीपल कनेक्ट निकल के आता है, कॉपरेशन निकल के आता है। तो इन तीन बड़े आधार स्तंभों के ऊपर में टिका हुआ है ब्रिक्स का आपसी सहयोग। तो वो एक आधार है, लेकिन बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना और ज्यादा बेहतरी से आगे ले जाना, ये ब्रिक्स के सदस्य देशों की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आप जिम्मेदारी से जब कहते हैं दुनिया के सामने आकर कि हम एक वैकल्पिक व्यवस्था का एक ऐसा मंच दे रहे हैं जो बदलती दुनिया के व्यवस्थाओं में एक बेहतर विकल्प के तौर पे आएगा, तो आपको वो जिम्मेदारी निभानी होगी। और जिम्मेदारी निभाने के लिए जिम्मेदार व्यवहार के साथ में आपको आपसी समझ को बढ़ाना होगा। उस आपसी समझ को रणनीतिक समझ तक ले जाकर न सिर्फ आपसी सहयोग को बल्कि वैश्विक भलाई के लिए भी इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की हमेशा कोशिश रही है पीपल सेंट्रिक अप्रोच की, पॉलिसीज की, जिसमें आम लोगों की भलाई हो। और इसी बात को प्रधानमंत्री जब भारत में लागू करते हैं तो अब उस बात को आगे बढ़ाकर वैश्विक मंच पे ले जाएंगे और सभी देश अपनी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल एक दूसरे के सहयोग और उनके समर्थन में करें और साथ ही साथ दुनिया की भलाई के लिए करें। इस पर फोकस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता नजर आएगा। ऋतु, हमारे साथ तो स्टूडियो में भी दो मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ गए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। एम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। आप ब्रिक्स को और खासकर 16वें ब्रिक्स को किस तरह से अन्य ब्रिक्स से अलग देख रहे हैं, सिर्फ सदस्यों के जुड़ने से ही नहीं बल्कि जो वैश्विक जियोपॉलिटिक्स जो बदली है उसको ध्यान में रखते हुए? जी, बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने पूछा क्या अंतर है। तो देखिए, एक तो जोहानसबर्ग में पिछले साल जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 5 सदस्य के मूल देश हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। 4 देशों ने शुरुआत की और दक्षिण अफ्रीका फिर उसमें जुड़ गया 2010 में। और पिछले साल पहली बार 6 और देशों को सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया। उसमें हमने देखा अर्जेंटीना निकल गए क्योंकि वहाँ पर उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ पिछले साल नवंबर 2023 में, और उन्होंने कहा जो मुझे लगता है ये वाला जो गुट है ये पश्चिम के विरुद्ध गुट है, तो हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। दूसरा, सऊदी अरेबिया ने भी अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है जो वो इसमें जुड़े या नहीं। तो एक तो 5 से लेकर वो जो सदस्य हैं वो 9 हो चुके हैं। परंतु आपने बिल्कुल ठीक कहा ऋतु जी, जो इसमें हम देख रहे हैं एक जो जियोपॉलिटिक्स में है उसमें बहुत बदलाव हो रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में हमने देखा है जैसे वेपनाइजेशन किया गया है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को वेपनाइजेशन किया गया है, डॉलर को, और कैसे प्रयास किया गया है जो रूस को एकदम अलग थलग कर दिया जाए, एकदम उसको जिसे कहा जाता है पराया स्टेट कर दिया जाए, जिससे कि उसका संबंध किसी भी देशों के साथ नहीं रहे। तो ऐसे समय में रूस के यहाँ पर कजान में ये वाला 16वां शिखर सम्मेलन होना और इतने सारे देशों का वहाँ पर निमंत्रित होना, केवल ये जो 9 देश हैं जो सदस्य हैं केवल उनका नहीं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जो करीब 28 और ऐसे देश हैं जिनके शीर्ष नेता, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, वो वहाँ पर आए हैं क्योंकि एक जैसे होड़ लग गई है जो वो ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि अब जो दुनिया है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनती जा रही है। अब दुनिया में ऐसा नहीं है जो पश्चिम देशों का या अमेरिका का
ऐसा प्रभुत्व है, ऐसा डोमिनेंस है, ऐसा वर्चस्व है जो कि और देशों के ऊपर हावी हो जाए। तो इसीलिए जैसे जैसे और देशों का अपना वो बनता है, उनकी एजेंसी और बढ़ती है, उनका अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर और बढ़ती है, तो वो चाहते हैं जो वो भी अपनी जिसे कहा जाए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसको वो प्रयोग करें, उसको इस्तेमाल करें। तो वो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अब हमें देखना होगा कितने सदस्य इसमें मिलते हैं। और फिर एक जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है वो है डी डॉलराइजेशन की, जो कैसे डॉलर का जो प्रभुत्व है पूरे विश्व में, विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर, उसको कम किया जाए और देश अपनी ही नेशनल करेंसीज में इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगे, या स्विफ्ट सिस्टम के साथ साथ एक और कोई ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को भी लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं और यकीनन जो दो युद्ध हो रहे हैं उनके ऊपर बातचीत होगी, जो पर्यावरण का मुद्दा है उसके ऊपर बातचीत होगी, जो आतंकवाद का मुद्दा है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो मैं समझता हूँ विश्व के जितने सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी और उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। जी प्रोफेसर अंशु, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार एक बड़ी मांग रही है। ऐसे में ब्रिक्स जब अपने सदस्यों के विस्तार करता है, उसके बाद जब रूस में ये जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, क्या ये मंच आज की तारीख में शक्ति प्रदर्शन का मंच होकर रह जा रहा है? क्या ऐसा आपको लग रहा है? 36 देशों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति पुतिन इस बात को एक तरह से संकेतों में और तस्वीरों में बार बार कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वेस्ट को एक जवाब दिया। क्या इस मंच को इस रूप में ही देखा जाए, या ये सच में एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम तैयार हो रहा है जहां विश्व के उन तमाम देशों की आवाज़ सुनी जाएगी? उसमें ग्लोबल साउथ भी है, उसमें तमाम अन्य देश हैं जिनकी आवाज़ अभी वेस्ट डोमिनेटेड जो ग्रुप्स रहे हैं उनमें नहीं सुनाई देती थी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है ऋतु जी, और इसमें हम वैश्विक राजनीति का इतिहास, वैश्विक राजनीति का वर्तमान और वैश्विक राजनीति का भविष्य, तीनों का समावेश करके फिर इसका उत्तर खोजने निकलें तो एक उत्तर मिलेगा। तो एक तो जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तब यूनाइटेड नेशंस के रूप में एक ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई जिसके माध्यम से उद्देश्य ये सोचा गया कि ये जो तमाम देश हैं दुनिया के, ये एक मंच पर आकर के आपसी संवाद से, आपसी जो कोई अगर मन मुटाव है या कोई समस्याएं हैं तो उनका हल ढूंढे, और इसके साथ साथ जो अलग अलग वैश्विक उद्देश्य हैं उनको तय करके और फिर उन पर सभी अपना अपना एक योगदान दें। लेकिन फिर आगे चल के हमने देखा कि जो ये यूनाइटेड नेशंस का जो ये मंच है, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते रहे कि ये पश्चिमी देशों का, विशेषकर अमेरिका के हाथों का एक कहीं ना कहीं खिलौना या कठपुतली बन करके रह गया। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे वैश्विक राजनीति में हम आगे बढ़ते गए तो अलग अलग जो ये क्षेत्रीय संगठन थे ये बने। कुछ ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के देशों ने भी संगठन बनाए जिनका या तो कोई एक आर्थिक मकसद था या सामरिक मकसद था, मतलब कुछ साझा मकसद था जिसको लेकर के इस प्रकार के संगठन बने। जब हम वर्तमान स्थितियों में आते हैं तो अलग अलग किस्म के, अलग अलग स्वभाव के अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें नजर आते हैं। ब्रिक्स उन्हीं में से एक है। अब जो उस समय की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां थी, शीत युद्ध के दौरान की जो स्थितियां थी, जिस तरह से दुनिया दो लॉबीज में बटी हुई थी, एक का नेतृत्व अमेरिका ने किया, दूसरे का तत्कालीन सोवियत संघ ने किया, तो आज जो पुतिन बात कर रहे हैं इस इतिहास की ओर हमारा झांकना जरूरी है, क्योंकि ये बात तो हमने भी देखी कि कैसे जो ये अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, उसमें जो विकासशील देश रहे, ग्लोबल साउथ के देश रहे, उन्हें नेतृत्व की भूमिका नहीं मिली। इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं। इसीलिए ये ग्लोबल साउथ का मुद्दा अब हमारे सामने आता है। तो ब्रिक्स के माध्यम से मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो तमाम देश हैं ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स का आज की जो भू राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा महत्व है। ये तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो G20 जैसे जो पश्चिम के खेमे के जो संगठन माने जाते हैं उसके भी सदस्य हैं। भारत G20 का सदस्य है, ब्राजील G20 का सदस्य है, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सभी G20 के सदस्य हैं, रशिया भी G20 का सदस्य है। तो इसको हमें किसी लॉबी का चेहरा ना माने,
इसको हम इस तरह से देखें कि इन तमाम देशों के पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, इनके पास कैपेसिटी है। अब इस कैपेसिटी को कैसे बिल्डअप किया जाए, इसको लेकर के ब्रिक्स जैसे संगठन से ये सभी साथ में मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें निरंतर दूसरे देश जुड़ते जा रहे हैं। कई देशों ने इसमें आवेदन कर रखा है मेंबरशिप के लिए। पुतिन ने कल कहा भी कि 30 देशों ने अपनी इच्छा जताई है कि वे ब्रिक्स का भाग बनना चाहते हैं। ब्रिक्स का विस्तार भी हो चुका है, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई जैसे देश इससे जुड़े हैं। तो एक इसे हम दूसरी लॉबी का चेहरा न माने, मैं कहती हूं कि ये एक ऐसे संगठन के रूप में देखा जाए जिसके कुछ सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्य हैं और फिर इस दृष्टि से जो लक्ष्य हैं उसको ये मेंबर नेशंस लेकर के चल रहे हैं और इस पर फिर काम हो रहा है। जी अंशु जी, आर्थिक उद्देश्यों को लेकर भारत ने हमेशा से ब्रिक्स में अपनी आवाज़ बुलंद की है और न्यू डेवलपमेंट बैंक एक उसका एक बड़ा रूप कहा जा सकता है। ऐसे में आज जब हम देख रहे हैं तब विश्व में कुछ बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, युद्ध के लिहाज से भी और फिर बदलते संबंधों के लिहाज से भी। जो बदलते संबंधों ने और बदलते एक तरह से एक दूसरे के बीच की कॉम्पिटिटिवनेस ने भी चीज़ों को बदला है। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर भारत ने जो एक दिशा दी है उसको आप किस तरह से देखती हैं 16वें ब्रिक्स में? एक तो हम ये जानते हैं कि आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर शक्ति के मायने हार्ड पावर से या आपकी टेरिटोरियल पावर से या मिलिट्री पावर से ही नहीं रह गए हैं। तो ये एक ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जिसमें आपकी आर्थिक शक्ति कितनी है, ये आपको जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें आप किस पायदान पर रहेंगे, ये डिसाइड करने में एक डिसिसिव भूमिका यहाँ से मिलती है। और इसीलिए चाहे आप चीन की ओर देखें या भारत की ओर देखें या ब्राज़ील की ओर देखें, ग्लोबल साउथ की जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जिनको कभी तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था, ये टर्मिनोलॉजी बदल चुकी है। इनको अब हम इमर्जिंग इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक पावर क्या होती है ये हम सभी समझ रहे हैं। तो भारत इस इकोनॉमिक पावर के महत्व को बहुत अच्छे से समझता है और न सिर्फ अपने लिए, ग्लोबल साउथ के जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे विकासशील और अविकसित देश हैं, उनको वो अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए एक प्रणेता की भूमिका बीते कुछ वर्षों से निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। तो जब हम ब्रिक्स की ओर नजर डालते हैं तो इसमें सिर्फ एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ना देखें ऋतु जी, इसमें 2 और इनिशिएटिव हैं। एक तो ब्रिक्स पे का इनिशिएटिव है, एम्बेसडर सज्जनहार ने भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था और वो है डी डॉलराइजेशन का। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो डॉलर डोमिनेटेड है और पिछले साल हमने देखा कि जब डेट क्राइसिस की स्थिति अमेरिका में बनी तो उसकी वजह से पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी उस पर संकट आ गया था और शेयर बाजार में गिरावट देखनी शुरू हो गई थी और एक्सपर्ट्स बड़े परेशान हुए थे। फिर अमेरिका को अपनी डेट सीलिंग जब उसने बढ़ानी पड़ी, उसके बाद जाकर के ये संकट टला। तो ये जो पूरा जो मार्केट है, ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का, ये क्यों डॉलर पर आधारित हो? तो इसको लेकर के पुतिन, रशिया ही नहीं मतलब दूसरे देश भी सवाल उठाते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं। तो ब्रिक्स पे भारत के यूपीआई या यूरोप के स्विफ्ट की तरह एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिस्टम ब्रिक्स ने बनाया है जिसके जरिए जो ये सदस्य देश हैं या जो दूसरे विकासशील देश हैं, ये अपनी अपनी लोकल करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो बड़ी समावेशी और एक ये लचीली व्यवस्था है। इसी से जुड़ी हुई है एक तो ब्रिक्स का जो एक इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें कि यदि किसी देश को लिक्विडिटी से संबंधित या कोई हार्ड कैश से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, जैसे कि आईएमएफ की व्यवस्था है, न सिर्फ लोन दिया जा सके, दूसरे तरह की मदद भी दी जा सके। तो एक कंटिजेंसी रिजर्व भी ब्रिक्स ने बना रखा है। तो इस दिशा में न्यू डेवलपमेंट बैंक की ओर जब हम नजर डालते हैं तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक तो ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए देश इससे जुड़े हैं, आईएमएफ के एक बड़े प्रतियोगी के रूप में इसे देखा जाता है और आज की तारीख में ऐसा नहीं कि ये इन प्रोसेस है, ये चल रहा है। अंशु जी, क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी विश्वसनीयता को कहीं खोया है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में? ये तमाम जितने भी इस प्रकार के इनिशिएटिव्स रहे हैं, निश्चित तौर पर इनसे जुड़े हुए कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज है जहां पर काम होना चाहिए, जिसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि ये जो तमाम ऐसे ये मंच हैं, इनके डेमोक्रेटाइजेशन की आवश्यकता है। इनमें इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है कि जिसके जरिए जो ये ग्लोबल साउथ के या जो विकासशील दुनिया के देश हैं उनको नेतृत्व की भूमिका मिले। सिर्फ भूमिका मिलना काफी नहीं है, उनको नेतृत्व की भूमिका दिया जाना आवश्यक है। अच्छा, फिर दूसरा, ये जो तमाम इस तरह के जो मंच हैं, इनको ये समझना आवश्यक है कि विकासशील देशों की आवश्यकताएं अलग हैं,
फंडिंग से जुड़ी हुई आवश्यकताएं अधिक हैं, तो किस तरह से इन्हें इस प्रकार की सहायता दी जा सके, जल्दी दी जा सके, किस प्रकार से ऐसे नियमन बनाए जाएं कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो कि समावेशी हो, जिससे कि इन देशों को फायदा मिले। तो इसी को मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने स्थापित किया है। जी, हमारे साथी संवाददाता अरेंद्र जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अरेंद्र, अगर आप बने हुए हैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव देखा जा रहा है, उस बदलाव को ब्रिक्स के इस मंच से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ठीक है, एक दिन पहले दो बड़ी मुलाकातें हुई जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात थी, राष्ट्रपति शी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात थी, और आज अब से और थोड़ी देर के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी की मुलाकात होगी, तो उस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे आप ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को देख रहे हैं वहां से? बिल्कुल, ये एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है और आपके साथ स्टूडियो में मौजूद सज्जनहार जी और अंशु जी जिस बात को कह रहे थे, मैं अपनी सीमित समझ में उसको विस्तार देने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे, आपने सवाल किया अंशु जी से कि IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं कि अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही हैं। जो उन्होंने रूल बनाए उसमें यह था कि इन जो भी देश वर्ल्ड बैंक या IMF में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनका जो से है, उनका जो वोटिंग परसेंटेज राइट है, वो उतना परसेंट के हिसाब से होगा, यानी उसकी ज्यादा उनकी सुनी जाएगी। जब ब्रिक्स के मंच पे बात होती है तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नजर आता है, जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपके बात या आपका जो सुझाव है उसको मानने का जो तरीका है वो तरीके से समान होगा। तो जब ब्रिक्स के माध्यम से हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नजर आ रहा है। तो पहले जहां पे आपका जितना ज्यादा आपने पैसा लगाया, कंट्रीब्यूट किया, तो आपका हक उतना ज्यादा है बनस्पत इसके, आपके पास में ज्यादा मंच है। दूसरी चीज, जब विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर को हम कहते हैं तो दर्शकों की समझ के लिए कई बार अगर हम तुलना करें कि पड़ोस में रहने वाले दो परिवार, जहां पे एक अपेक्षाकृत गरीब है, एक अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज्यादा संपन्न परिवार है, तो गरीब परिवार अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करता नजर आता है, लेकिन अगर जो अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार है वो शायद लग्जरी चीजों के लिए और बेहतर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो तुलनात्मक तरीके से देखा जाए, अगर मानव केंद्रित पॉलिसी के तरीके से देखा जाए, तो वो जो अपेक्षाकृत गरीब परिवार है उसकी मूलभूत जरूरतें ज्यादा मायने रखती हैं, और यही जो ज्यादा मायने रखने वाली बातें हैं उनको विश्व की व्यवस्थाओं पर आज उतनी मुखरता से आवाज नहीं मिल रही, चाहे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के देश हो या वो अपेक्षाकृत अविकसित देश हो या ग्लोबल साउथ के देश हो। तो इसीलिए ये पूरा जियोपॉलिटिक्स बदलती दिखाई पड़ रही है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव का साक्षी इस वक्त कजान भी बन रहा है। जो आपने सवाल किया कि जो वैश्विक मुलाकातें बड़े नेताओं की हुई हैं, कल हुई है और आज अभी संभावित है चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, निश्चित तौर से इन तमाम चीजों का सार यही होगा कि हमने जो अभी तक डिफरेंसेस थे उनको दूर करके अब हम जिस कंसेंसस पे पहुंचे हैं, आगे बढ़ने को लेकर पहुंचे हैं, उसमें हम एक ऐसी राय साझा तरीके से, कॉमन तरीके से बनाएं कि न सिर्फ वो हमारे देशों की बेहतरी के लिए हो, बल्कि इस प्रकार से भी हो कि जिस वैश्विक भलाई की बात हम कहते हैं, जिस एक अल्टरनेट को देने की बात हम कहते हैं, वो अल्टरनेट देते हुए हम नजर आए। और इन पावर पैक्ट मुलाकातों में बहुत कुछ चीजें तय होने वाली हैं, और इसीलिए जिसकी वजह से सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात पे सबकी नजरें भी लगी हुई हैं, क्योंकि ब्रिक्स के दो बड़े सदस्य देश जो कि फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर रहे हैं, उनके बीच की समझ अगर बेहतरी से आगे बढ़ती है तो ये शायद न सिर्फ ब्रिक्स के लिए बेहतर होगा बल्कि उस पूरी व्यवस्था को बेहतर होगा। एक छोटी सी चीज इसमें और जोड़ दूं जिसका आप लोग शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, वो ये कि 30 से ज्यादा देश अभी भी अपनी एप्लीकेशन के साथ में, अपने इंटरेस्ट के साथ में मौजूद है कि साहब हमको ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। आप देखिए कि दुनिया की कितनी बड़ी संख्या में देश अगर ब्रिक्स के साथ जुड़ने को उत्सुक नजर आ रहे हैं तो कोई वजह होगी। वो वजह यही है कि जो बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था है, जो बदलते वैश्विक कानूनी नियम है, उसमें सबको एक उम्मीद नजर आ रही है इस ब्रिक्स जैसे मंच से कि शायद हमको बेहतर मौका मिलेगा, और शायद इसीलिए वो तत्परता, उत्सुकता सभी में दिखाई पड़ रही है। ऋतु जी, अरेंद्र, एम्बेसडर सज्जनहार, भारत के लिए कितना अहम हो जाता है, क्योंकि भारत जब कजान पहुंचा है तो दो समाधानों के साथ, एक
द्विपक्षीय संबंधों में भारत चीन के बीच जो गतिरोध पिछले 4 साल से था उसको एक तरह से समाप्त करता हुआ या उसकी तरफ समझौता करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब चीन के साथ 5 साल के बाद बायलैटरल एक तरह से बैठक होने जा रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध के समाधान को लेकर भी भारत हमेशा से मुखर रहा। भारत ने अपनी मध्यस्थता की एक पेशकश के तौर पर और हमेशा इस बात को रखा है कि युद्ध समाधान नहीं है किसी भी टकराव का। ऐसे में अब भारत को इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कहां देख रहे हैं? देखिए, भारत की ऋतु जी बहुत अहम भूमिका है इसमें, और ये हमें मालूम चलता है जो जब आपने इन द्विपक्षीय मुलाकातों का, द्विपक्षीय सहयोग का आपने इसमें जिक्र किया, एक भारत और चीन के बीच में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहली बार मुलाकात होगी 5 साल के बाद, और अगर देखा जाए गलवान के बाद ये करीब 4 साढ़े 4 साल के बाद दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात होगी। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए दोनों बड़े देश हैं, जिसे कहा जाए 1.4 बिलियन उनकी आबादी है दोनों की, दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन अभी पूरे विश्व में देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद। भारत पाँचवें स्थान पर है, पर बहुत ही शीघ्र तीसरे स्थान पर ही आने वाला है। अभी जिसे कहा जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, और जबकि हम देखते हैं जो पेंडेमिक के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और फिर गाज़ा में इजराइल और हमास के युद्ध के बाद हम देखते हैं जो सब जगह बहुत ही जिसे कहा जाए घोर अंधेरा छाया हुआ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और यही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भी यही कहा, जब पूरे विश्व में ऐसा घोर अंधेरा है तो भारत एक आशा की किरण हमको दिखाई देती है। तो ऐसा समय है भारत के लिए, और इन दोनों देशों को फिर साथ में मिलकर काम करना चाहिए। परंतु हमने देखा है जो 2020 में कैसे चीन जो हमारे समझौते थे 1993 में, 1996 में, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हुए, उनको बिल्कुल पूरा अनादर करते हुए वो अपने 50-60 हज़ार सैनिक वहाँ पर ले आया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो अब बातचीत हुई है करीब 40-50, चाहे वो डिफेंस कमांडर्स के बीच में, आर्मी कमांडर्स के बीच में या डिप्लोमेट्स के बीच में, तो ये पहल शुरू हुई है। तो मैं ऋतु जी इसे कहूँगा जो ये एक बेबी स्टेप है, ये बहुत एक टेंटेटिव स्टेप है, क्योंकि अभी जो विदेश सचिव ने कल बताया और विदेश सचिव ने उससे पहले एक दिन बताया, जो अब पेट्रोलिंग की बात शुरू हुई है डेमचोक और डेप्सांग में, जो कि थोड़े लेगेसी इश्यूज हैं, वो गलवान के साथ नहीं हुए, उससे पहले हुए 2013 में जब ली केशियांग यहाँ पर आए थे चीन के प्रधानमंत्री, और 2014 में जब शी जिनपिंग पहली मर्तबा आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री, तो उस समय के ये दोनों इश्यूज हैं। परंतु उसमें हमने पेट्रोलिंग रिजॉल्व कर ली है। परंतु अभी जो और चीज़ें कही जाएं, जिसको कहा जाए डी एस्केलेशन है या डी इंडक्शन है, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। और जो 5 इसमें ऋतु जी पहले निर्णय लिए गए थे, जो हम पेट्रोलिंग करेंगे, बफर जोन्स वगैरह करेंगे, तो उसमें हमने बिल्कुल भी इसको आगे ले जाने का वो नहीं किया है। तो उसके बारे में अभी बातचीत होनी है। तो मैं इसे कहूँगा जो ये बहुत ही टेंटेटिव स्टेप है। दूसरा मैं इसमें देखिए ये कहूँगा जो विश्वसनीयता चीन के लिए, चीन के प्रति भारत में बहुत कम है। तो इसीलिए ये पहली मुलाकात है, अच्छी मुलाकात है, बातचीत होगी, अपने द्विपक्षीय रिश्तों को कैसे आगे लेकर जाना है ये सब इसमें बातचीत होगी। परंतु हमको इतना ज़्यादा अभी इसमें एक्साइटमेंट नहीं दिखाई देनी चाहिए। जो ये मुलाकात हो रही है तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, व्यापार क्षेत्र में सब कुछ, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हुआवे यहाँ पर आने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपनी अपेक्षाएं हैं उनको सीमित रखना चाहिए। दूसरी आपने बात कही है ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, और उसमें भी भारत का बहुत अहम योगदान रहा है। आपको याद होगा ऋतु जी, आपके देखने वालों सुनने वालों को याद होगा, जो जब सितंबर 2022 में मुलाकात हुई थी समरकंद में, जब एससीओ का समिट था, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कहा था
दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये युद्ध का युग नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। और यही बात उन्होंने G20 जब इंडोनेशिया में हुई थी तो उसमें भी यही बात दोहराई थी। अभी जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था किसी भी समस्या का समाधान युद्ध क्षेत्र में नहीं हो सकता है, वो बातचीत से ही निकलेगा। और अभी भी जब उनकी मुलाकात हुई कल राष्ट्रपति पुतिन से, तो उन्होंने उनको बिल्कुल सीधे शब्दों में यही कहा जो सहयोग भारत कर सकता है, जो इसमें कंट्रीब्यूशन भारत कर सकता है, वो यकीनन भारत करने के लिए तैयार है। और इस युद्ध का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से ही निकालना चाहिए। और मेरे विचार से यही राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ध्यान से उनको सुना। उनके जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें दो ही चीजें उन्होंने कही। एक, उन्होंने कहा जो हम यहाँ पर कजान में अपना कौंसुल खोल रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने युद्ध के बारे में कही, यूक्रेन और रूस के बारे में। तो इससे मालूम चलता है कितना महत्व देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी बहुत साफ कहा अपने संबोधन में, उन्होंने बोला कि भारत और रूस की जब बातचीत हो रही हो या वो जो कह रहे हैं उसके लिए उन्हें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो वो बताता है कि एक इतने लंबे संबंध में एक विश्वास है, इन संबंधों में एक स्थिरता है जो भारत और रूस के संबंधों को एक तरह से परिभाषित करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है डीडी न्यूज मौजूद। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। भारत एट ब्रिक्स की बैठक सम्मेलन शुरू हो चुका है, पहला सत्र हो चुका है, दूसरे सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कजान से भी आप तक सभी खबरों को हम लेके आएंगे, लेकिन हमारे साथ दो मेहमान विशेष तौर पर स्टूडियो में भी बने हुए हैं। प्रोफेसर अंशुल हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एम्बेसडर सज्जन नहार हैं, और कजान से हमारे साथ अरिन प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। अरिन, सबसे पहले आप ही से अपडेट ले लेते हैं आपसे, और कितनी देर में ही दूसरे सेशन की शुरुआत होगी, क्योंकि इस सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के पक्ष को रखेंगे, तो वो कब तक शुरू होने वाला है? अब कुछ ही पलों का इंतजार हमें भी है और उस सत्र की शुरुआत होने वाली है। पहला सत्र हम जानते हैं कि खत्म हो चुका है और उसके कुछ देर बाद अब से दूसरे सत्र की शुरुआत होगी, और हम भी यहाँ मीडिया सेंटर में उसी सत्र की इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, उस सत्र का यहाँ पे टेलीकास्ट भी होगा कि आखिर कौन कौन से नेता किस किस बातों को रखते हैं, और उसकी तस्वीरें भी हम तक पहुंचेंगी। निश्चित तौर से सभी को इंतजार उसी इंटरवेंशंस का है कि जहां पर विश्व के तमाम बड़े नेता इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखते नजर आएंगे। फोकस एरिया किस तरीके से होने वाला है, जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो शांति और सुरक्षा को लेकर, कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को लेकर, डी-डॉलराइजेशन जैसे विषयों को लेकर एक अल्टरनेट मैकेनिज्म कैसे तैयार किया जाए और पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। विस्तारित होने के बाद में ब्रिक्स के समूह में जो नए सदस्य जुड़े हैं उनके माध्यम से आज ब्रिक्स की जो कच्चा तेल उत्पादन की जो क्षमता है वो दुनिया के 44% के आसपास हो गई। तो ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी रणनीतिक पहल हो सकती है, क्योंकि नए सदस्यों के साथ जुड़ने से उनकी क्षमताओं का फायदा न सिर्फ ब्रिक्स सदस्य देशों को मिलेगा, बल्कि हम जिन दुनिया को बेहतरीन से आगे बढ़ाने की बात करते हैं उन देशों के लिहाज से भी हो सकता है।
फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये भी ऐसे मसले हैं जिन पर फोकस रहेगा। और हम जानते हैं कि अब भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकार के वैश्विक मंच पे लगातार भारत की सक्सेस स्टोरी को रखते रहे, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने उस क्वांटम जंप को लिया है, जो G20 देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसने वक्त से पहले अपने पेरिस समझौते के क्लाइमेट चेंज के जो अपने लक्ष्य थे उनको हासिल किया है। बाकी देशों के मुकाबले हम एक उदाहरण के तौर पर उभर के सामने आए हैं इस दिशा को लेकर कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं, अपने कंसर्न्स को लेकर बात कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर और कैसे उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, लोगों की बेहतरी के लिए उस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की भी बात हो सकती है। एक बात का हम और जिक्र कर दें कि जब पिछले साल का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी वक्त के समय भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। भारत ने अपनी स्पेस में के क्षेत्र में एक महारत को दुनिया के सामने साबित किया था और पिछले साल ही प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक स्पेस अलायंस की शुरुआत भी की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिक्स देशों में डिफरेंट लेवल पे जो कोऑपरेशन है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो या फिर स्पेस अलायंस जैसे जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें हो, भारत अपनी क्षमताओं के साथ मौजूद है। और शायद यही बड़ी वजह है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की बात की जा रही है, सभी सदस्य देश देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार से अपनी हर एक क्षमता को, अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको बाकी लोगों को देने के लिए तैयार है। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, फिनटेक के माध्यम से भारत ने उसको अपने 140 करोड़ की आबादी के बीच उतार के दिखाया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है। ऐसी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में भारत अपनी जो सहयोग की एक अपील है उसको जमीन पर उतारने के लिए तैयार है। हम सबको भी इंतजार है आप ही की तरीके से कि प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से क्या कहते हैं, जहां पे उनका फोकस एक और भारत की सक्सेस स्टोरी को यहां रखने का होगा, तो वहीं दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर ब्रिक्स कैसे एक अल्टरनेट व्यवस्था दे सकता है उस पर भी फोकस नजर आएगा। बिल्कुल नरेंद्र, पीएम के संबोधन का सबको इंतजार है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर अंशु, आपसे जानना चाहेंगे कि इजराइल से तनाव के बीच पीएम मोदी से ईरान के राष्ट्रपति मसूद की जब मुलाकात हुई और ईरान का ब्रिक्स में शामिल होना, इन दोनों ही बातों को आप किस तरह से वैश्विक राजनीति में, क्योंकि बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है वैश्विक राजनीति में, किस तरह से देखती हैं? यदि हम वैश्विक राजनीति की ओर नज़र डालें और ये तमाम जो देश अभी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं जैसे कि ईरान और इनके बायलैटरल्स पर नज़र डालें तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आपको सिनेरियो दिखाई पड़ेगा ऋतु जी। जैसे ईरान और अमेरिका के संबंध हम सभी जानते हैं कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इजराइल के साथ ईरान ने सीधे सीधे युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। पहले तो अभी तक तो हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ईरान, लेकिन अब तो सीधे सीधे युद्ध का मोर्चा खुल चुका है। फिर ईरान की तरफ से भारत को लेकर के कुछ नकारात्मक टिप्पणियां बीते दिनों में आई। ये उसके बाद था जबकि भारत और ईरान के बीच चाबहार जो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को एक नई ऊर्जा दी गई थी, इसका रिन्यूअल हुआ था कुछ महीनों पहले। इसके बाद इस प्रकार की टिप्पणी आई। तो बायलैटरली ईरान अभी अलग अलग देशों के साथ एक नकारात्मक रूप से इंगेज नजर आता है, लेकिन भारत और ईरान के बीच के संबंध ट्रेडिशनली लंबे समय से बड़े अच्छे रहे हैं, कॉर्डियल रहे हैं और हम स्ट्रेटेजिक एरियाज में साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि ये चाबहार पोर्ट को जो दोनों देश मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ भारत ने यूएस को भी समझाया है, क्योंकि जब ये अग्रीमेंट भारत और ईरान ने आगे बढ़ाया तो इसको लेकर के थोड़ा तनातनी यूएस की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन भारत की तरफ से यही समझाया गया है कि जो ये चाबहार प्रोजेक्ट है, ये चाइना जिस प्रकार से अपना ये CEPA लेकर के या जो ये पूरा मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में इन्वेस्टमेंट के नाम पर घुस गया है, तो उसको कंटेन करने के लिए एक सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर के डेवलपमेंट की दृष्टि से तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ही। तो फिर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन ऑफिशियल्स को भी ये समझ में आया। तो अब जब ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे बात हुई तो एक तो चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर के बात हुई और हमारे प्रधानमंत्री सीधे सीधे इस बात को कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि रशिया युद्ध, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, इसको भी रोकना चाहिए और जो ये कुछ पश्चिमी एशिया में हो रहा है इसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है और आपसी संवाद से हल निकाले जाने चाहिए। तो बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ईरान ने ब्रिक्स में शिरकत की है, तो भारत और ईरान के बीच भी जो पीछे जो ईरान की तरफ से कुछ
परफॉर्मेंस आए थे, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक स्पष्टीकरण या एक बेहतर स्थिति बनी होगी। इसके अलावा जो सामरिक क्षेत्र में हम साथ काम कर रहे हैं, व्यापारिक क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं, कल्चरली जो हम इंगेज्ड हैं, उसको लेकर के बातें हुई। और मल्टीलेटरली ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से किस तरह से संवाद के माध्यम से एक सुरक्षा और शांति की स्थिति बहाल की जाए, मुझे लगता है उसको लेकर के तो बात हुई है। जी, एम्बेसडर सज्जनहार, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आज की दुनिया की वास्तविकता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात और जिस तरह की गतिरोध चल रहे हैं और भारत के संबंध, वो चाहे इजराइल से हो, ईरान से हो, रूस से हो, और रूस से मिलने के बाद जब प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं, तो ये तमाम संकेत दे रहा है कि आज की तारीख में आप एक तरह से अलगाव या फिर टकराव के साथ वैश्विक राजनीति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में शायद अपने आप को स्थापित करना या अपने आप को विकसित देशों के साथ तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे अपने पूर्वाग्रह पीछे छोड़ने होंगे। क्या आपको लगता है भारत इस कूटनीति के साथ भी आगे बढ़ रहा है? देखिए ऋतु जी, मैं ये कहूँगा जो भारत ने अब बहुत अच्छे तरीके से, जिसे कहा जाए मल्टी अलाइनमेंट का और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अपना जो है विदेश नीति में हमने अपनाया है, जो हम जितने अधिक से अधिक देश होंगे उनके साथ अपने संबंध कायम करेंगे और उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं इसके बारे में। जब और ये शुरुआत हो गई थी 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तो आपको याद होगा जब अपने ही पड़ोस में अगर देखें, अपने ही नेबरहुड में अगर हम देखें, जब वो 2014 में, अगस्त 2014 में नेपाल उनका पहला दौरा था, तो वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का द्विपक्षीय दौरा नेपाल में 17 साल बाद हुआ था। तो और जब वो गए थे श्रीलंका में मार्च 2015 में, तो तब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहाँ पर दौरा 32 साल बाद हुआ था। तो मतलब हमारे पड़ोस में तो बिल्कुल वो आगे निकले। वो जब ऑस्ट्रेलिया गए नवंबर 2014 में, 28 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पर गया था। फिजी में जब गए नवंबर 2014 में, 33 साल बाद। तो देखिए, मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ जो भारत बिल्कुल चारों तरफ जा रहा है और देशों के साथ अपने जो संबंध है उनको वो कायम करने का प्रयास कर रहा है। और अब हमने देखा है, जो अगर जैसे आपने ये उदाहरण दिया, जो भारत पहले रूस गया, वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात की जुलाई में, उसके बाद उसके अगले महीने वो यूक्रेन में गया, वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। तो मैं समझता हूँ ये जो पूरे विश्व में बदलाव हो रहा है, आपने मल्टीपोलैरिटी का कहा, और अलग अलग पोल्स यहाँ पर उभर कर आ रहे हैं, तो उसमें मेरे विचार से भारत की जो नीतियाँ हैं, भारत एक अकेला देश होगा या बहुत कम देशों में एक होगा जिसके की संबंध इन सभी देशों के साथ अच्छे हैं और घनिष्ठ हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री रूस गए, मॉस्को गए, तो कितनी गर्मजोशी से उनका वहाँ पर स्वागत हुआ। वैसा ही जब वो कीव में गए, तो तब भी वहाँ भी बहुत ही वार्मथ, बहुत कॉर्डियलिटी से और बहुत ही आदर से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। और उसके बाद सितंबर में वो अमेरिका भी गए और वहाँ पर भी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनको अपने घर पर आमंत्रित किया, डेलावेयर में। तो ये जो ऑनर है, ये ज़्यादा विश्व के शीर्ष नेताओं को नहीं मिलता है। तो भारत ने अपनी नीति ऐसी चलाई है जो कि हर देश के साथ, हर नेता के साथ अच्छे संबंध हैं। और इसीलिए ये कहा जाए, जो भारत ने अपना एक विश्व बंधु का जो रोल है उसको बड़ी अच्छी तरीके से हम आगे ले जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ कलह हो रही है, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं जो कैसे देश एक साथ आए और एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। अगर मैं पश्चिम एशिया के बारे में देखिए बात करता हूँ, जब प्रधानमंत्री थे न्यूयॉर्क में, वो मीटिंग गए समिट ऑफ द फ्यूचर में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति थे महमूद अब्बास, वहाँ पर उनसे बात हुई। उसके बाद वापस जब आए तो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की और उन्होंने सभी को ये संदेश दिया, जो ये वाला जो युद्ध है पश्चिम एशिया में, इसको आप एस्केलेट मत करिए, इसको और आप फैलाइए मत।
और यही हमारा संदेश है, क्योंकि देखिए ये इससे पूरी दुनिया को तो नुकसान होता ही है, परंतु जो विकासशील देश हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हमने देखा है सभी युद्धों का, और ये सब पेंडेमिक का जो है जिसका प्रभाव अभी तक हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव ये विकासशील देशों पर पड़ता है। इसीलिए भारत ने जब ये G20 की हमारे पास अध्यक्षता आई तो हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया, क्योंकि हमने कहा G20 में देखिए केवल 20 देश हैं, हालांकि वो अकाउंट करते हो 80% पूरे विश्व की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 80% का, परंतु इसके साथ साथ 170 देश बाहर हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं G20 में उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो हमें उनकी आशाओं की, उनकी चिंताओं का भी हमें विचार करना चाहिए, जो वो क्या सोचते हैं और जो उनके मुसीबतें हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, जैसे उनके पास पैसा नहीं है, वो कर्ज के पैसा नीचे नहीं दबे है, हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा मसला है जो तमाम ये सारे देश, विकासशील देश इस समय उन चुनौतियों को झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास वित्तीय सहायता नहीं है। तो वो एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर शायद इस तरह के मंचों को एक नया रास्ता चुनने की ज़रूरत है, और उसमें भारत अग्रणी रहा है। भारत ने G20 से भी इस तरफ कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं। प्रोफेसर अंशु, क्या आपको लगता है, जिस तरह से एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे हैं कि जब युद्ध, दो बड़े युद्ध हम देख रहे हैं, एक तरह से अस्थिर, वैश्विक अस्थिरता दो हिस्सों में है, उसका बड़ा असर ये दिखता है कि जब तमाम समसामयिक मुद्दे विकासशील देशों के सामने जो हैं वो उन पर नहीं उतना ध्यान दे पाते हैं, और उसके लिए वित्तीय जुटाना, उसके लिए टेक्नोलॉजी जुटानी, ये तब होगा जब आपसी देशों में बातचीत हो, कोई ऐसा मंच हो जहां समाधान के लिए आप बात करें। तो क्या ब्रिक्स एक ऐसा मंच आपको लगता है जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को लेकर भी बात करेगा, तमाम वो आर्थिकी जुटाने का भी काम करेगा उन मसलों को, और विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान की तरफ, कम से कम आज भी ये बड़े देश ऐसे हैं, भारत, रूस और चीन की अगर हम बात करें तो आपसी कुछ टकराव हैं, लेकिन उसके बावजूद एक रास्ता ढूंढने की पहल इन देशों की दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जब हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो एक तो जो हमारे वैश्विक लक्ष्य हैं वो भुगत रहे हैं, क्योंकि जो पैसा विकास की ओर जाना चाहिए वो पैसा हथियार खरीदने, हथियार इस्तेमाल करने और युद्ध लड़ने में खर्च हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक डाइवर्ट हो गया पैसा किसी भी देश का जो युद्ध में इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसकी वजह से जितने भी ये वैश्विक उद्देश्य हैं वो आज सफ़र कर रहे हैं। आप यूरोप के जितने भी ये महाशक्तिवान देश रहे हैं, आप इनकी स्थिति देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जर्मनी जैसी एक बड़ी आर्थिक शक्ति को भी आज आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नाटो का मेंबर होने की वजह से वो लंबे समय से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, वो अपरोक्ष रूप से यूक्रेन को एक सहायता के रूप में पैसे, इक्विपमेंट भिजवा रहा है। तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। ब्रिटेन जैसे देश में देखिए किस प्रकार की स्थितियां बनी कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष को ही बदलना पड़ा। तो ये देखिए, ये एक हमें लगता है कि युद्ध का सीधा सीधा नुकसान सिर्फ हमें बैटल ग्राउंड पर नजर आता है कि लोग मर जाते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय तक चलने वाले जो रेपरकशंस हैं वो युद्ध की वजह से होते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं हर मंच से वो इस बात को कह रहे हैं कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है, और ये जो सदी है वो विकास की सदी है, युद्ध की सदी नहीं है। अब यदि इस दृष्टि से हम देखें तो सिर्फ दो युद्ध के थिएटर नहीं है ऋतु जी, जो दो डायरेक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसके अलावा आप देखिए इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। वहाँ चीन और ताइवान के बीच जो चल रहा है, और चीन जिस प्रकार से मैनूवर कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में, इसकी वजह से भी स्ट्रेटेजिकली जो इन देशों को तैयार होना पड़ रहा है, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, भारत हो, अमेरिका हो, जितने भी ये इंडो पैसिफिक से जुड़े हुए देश हैं, तो फिर क्वाड जैसे मंच बने हैं। तो सामरिक दृष्टि से हम देखें कि फिर जो फंडिंग जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा हो या भोजन सुरक्षा
सुरक्षा हो या मानवीय सुरक्षा हो, उसकी बजाय डाइवर्ट होती है तमाम ये जितने भी युद्ध के इक्विपमेंट हुए या युद्ध में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए उस तरफ। तो इस दृष्टि से मैं कहूंगी कि जो ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म हैं, दूसरे भी ऐसे मंच हैं जो एक आर्थिक विकास के लक्ष्य को लेकर, साझा सहयोग के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप इस बार की ब्रिक्स की थीम को देखिए, जो न्याय संगत वैश्विक विकास की बात कर रही है ये थीम, और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ किया जाए ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये थीम है इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की। तो इसमें एक सामरिक सुरक्षा का मुद्दा भी आ गया, प्रायोरिटी आ गई, और इसके साथ साथ एक न्याय संगत विकास की भी बात आ गई। और ये न्याय संगत विकास वही है जिसको आर्येंद्र समझा रहे थे कुछ समय पहले कि यदि दो पड़ोसी हैं या दो परिवार हैं जिसमें यदि एक को अधिक आवश्यकता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वो कम से कम उस समानता के पायदान पर आ जाए कि वो बराबर वाले परिवार के समकक्ष आकर के खड़ा हो सके। यही बात वैश्विक राजनीति पर भी लागू होती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो अविकसित देश रहे या विकासशील देश रहे, आज कितने वर्ष हो गए, वो आज तक भी विकासशील या अविकसित देश ही क्यों रहे, उन्हें भी विकसित देशों की पंक्ति में आने का पूरा अधिकार है। और इसके लिए जो ये तमाम मंच बने हैं, इन्हें प्रयास करने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के हर मंच पे, हर संबोधन में डिजिटल क्रांति को लेकर भी काफ़ी एक तरह से वोकल रहे हैं। और देखा जाएगा कि आज भी जब प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखेंगे तो वो तमाम वैश्विक चुनौतियों को किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जाए, और ग्लोबल साउथ के देश और विकासशील देशों के लिए उन समाधानों पर बड़े देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इसी चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। ब्रिक्स विकासशील देशों के लिए एक मंच देता है, एक ऐसा मंच जहां विकासशील देश अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड इस समय ज़रूरत है जिसमें एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रख के आगे बढ़ा जा सके, क्या आप मानते हैं कजान के मंच से एक बड़ा संदेश पश्चिमी देशों को या वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, यकीनन दिया जा रहा है। देखिए, क्योंकि अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ वो वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर था, और उसमें हम देख रहे हैं चाहे वो इकॉनमी हो या फिर जो इंस्टीट्यूशंस बने हों, और वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो वो GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और उसके बाद उसका परिवर्तन हुआ 1995 में तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो सभी वर्ल्ड ये वेस्ट डोमिनेटेड ऑर्डर है। और अब जो विकासशील देश हैं उन्होंने देखा है जो ये बदलाव हो रहा है, और जो पश्चिमी देशों का जो उनका वर्चस्व है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो कम होता जा रहा है। तो ये विकासशील देश या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ये समझती हैं जो अब ऐसा समय है जो कि जब ये बदलाव इतना हो रहा है तो हमारा भी इसमें योगदान और ज़्यादा होना चाहिए। और वो समझते हैं जो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है जिसमें कि वो जुड़कर मिलकर सब अपने मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, और अपना जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में और विश्व की अर्थव्यवस्था पर, विश्व की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नई इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, उनमें उनका योगदान और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखिए जब ब्रिक्स की शुरू में भी उसकी रचना हुई थी 2001 में, जब जिम ओनील गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था जो ये जो चार, उस समय केवल 4
बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी, ब्राज़ील था, रूस था, भारत था, चीन था, तो उन्होंने इसको ब्रिक का वो एक्रोनिम दिया था और उसने कहा था इनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, टेरिटोरियल एरिया वो बड़ा है और इनकी जो जनसंख्या है वो बड़ी है, तो आगे चलते हुए इनका योगदान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक होने वाला है। फिर हमने देखा 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो गया, दक्षिण अफ्रीका भी, परंतु अभी जो हम बदलाव देख रहे हैं रितु जी, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, उसमें जो अभी जो हम बदलाव देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बदलाव शुरुआत हुई है एक तो पेंडेमिक से, कोरोना के आने के बाद, और उसके बाद जब ये युद्ध हुआ है और पश्चिम देशों ने, अमेरिका ने जब इसका शस्त्रीकरण किया है जो अपने डॉलर का और जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का, तो तब ये देश साथ में मिलकर आ गए हैं और ये इसके बारे में ब्रिक्स में अब ये चर्चा हो रही है जो कैसे वो अपना योगदान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में वो बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, एक हेजेमनी को कम से कम एक ऐसा मुद्दा बनाया गया जिस पर चर्चा की जा सके, भले ही उसके विकल्प पर बड़ी मजबूती से अभी कुछ निर्णय न लिया जा सकता हो तमाम देशों के जरिए, जो कि दिखता भी है कि अभी उस पर लगातार बातचीत ही चल रही है, बातचीत के स्तर पर है, लेकिन ये एक बड़ा मसला है। प्रोफेसर अंशु, पश्चिमी ताकतों के वर्चस्व को तोड़ता ब्रिक्स या उसका एक विकल्प ढूंढता ब्रिक्स, और उसमें भारत की भूमिका? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। भारत किसी प्रकार की तोड़ ताड़ में विश्वास नहीं रखता। माननीय प्रधानमंत्री इस बात को कहते भी हैं कि हम तो पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानकर सभी के विकास के लिए साथ में प्रयास करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो क्या ब्रिक्स विकल्प बनने के मतलब स्तर तक तो ब्रिक्स उतना अपने स्तर को बढ़ा चुका है? देखिए, ब्रिक्स में जो भारत की भूमिका है उसको हम एक ब्रिज की तरह देखें, जो कि ये जो पश्चिम के देश हैं इनके साथ भारत ने विगत कुछ वर्षों में संबंधों के नए अध्याय शुरू किए हैं। जैसे अमेरिका और भारत के बीच के संबंध देखिए, विगत जब हम 10 वर्षों की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह से संबंधों का एक नया अध्याय दोनों देशों ने शुरू किया है। इसी प्रकार से और भी पश्चिम के जो दूसरे देश रहे हैं, भारत के उनके साथ में संबंध जो एक बायलैटरल्स होते हैं, फिर उसकी एक अगली स्टेज होती है कि हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की, फिर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे गए, तो हमने उस दिशा में बहुत सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए। इसके अलावा जब हम इधर रशिया की ओर नजर डालते हैं तो रशिया हमारा एक नेचुरल अलाय है। सो मच सो कि पुतिन खुद इस बात को कह रहे हैं कि जब भारत और रशिया आपस में जब हम वार्तालाप करें तो हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत नहीं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि रशिया भारत के संबंध किस प्रकार के हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने बीते दिनों रशिया की पहली यात्रा भी की, ये मतलब उनकी दूसरी यात्रा है इन दिनों, और दूसरी ओर रशिया भी इस बात को समझता है कि भारत के अमेरिका के साथ किस प्रकार की पार्टनरशिप है, किस तरह से स्ट्रेटेजिकली दोनों ही देश इंगेज्ड हैं। तो भारत एक ब्रिज का काम कर रहा है दो दुनियाओं के बीच में। लेकिन मैं फिर इस बात को कहूंगी कि ये दो दुनिया हो ही क्यों, तो मुझे लगता है इस पर अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कि जो ये पश्चिमी दुनिया है और जो ये इधर ग्लोबल साउथ के देश हैं, ये विभाजन ही क्यों रहे, ये विभाजन समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपस में एक दूसरे की जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको लेकर के, उसको लेवरेज करते हुए क्यों ना सभी देश साथ में आगे बढ़े, जिसमें एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विनावधि तमस्तु माविद विषावहे। द्वेष की भावना क्यों रहे, बिना किसी द्वेष की भावना के साथ हम कॉम्पीट नहीं करें, हम कोलैबोरेट करें। और G20 के मंच से उन्होंने ये करके भी दिखाया। हम एक बिना किसी डिसेंट के हमने दिल्ली डिक्लेरेशन पास कराया, अफ्रीकन यूनियन को G20 से जोड़ा, G20 का एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, हमने इसमें विकासशील देशों को नेतृत्व की भूमिका प्रदान करवाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया। और यही अब हम ब्रिक्स के मंच से भी कर रहे हैं, हम SCO के मंच से भी यही बात करते हैं, हम क्वाड के मंच पर भी यही बात कर रहे हैं कि सभी की सुरक्षा हो, सभी का विकास हो, सभी का प्रयास हो, और एक जैसे आतंकवाद की लड़ाई है उसमें हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की लड़ाई है उसमें हम अपना किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। लाइफ मिशन को लेकर प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के मंच पे भारत के उस एक तरह से संदेश को और सिद्धांत को रखा है। चाहे लाइफ हो
या फिर पंचामृत हो, जिसके माध्यम से हमने जो पेरिस अकॉर्ड के अपने जो हमने लक्ष्य लिए थे, हमने जब ग्लासगो में COP26 अटेंड किया था तो हमें कुछ लक्ष्य मिले थे कार्बन एमिशन को कट करने के लिए, वो हमने समय से पहले ही पूर्ण कर दिए पंचामृत के माध्यम से। और ये जो लाइफ है और इसके माध्यम से जो ये सस्टेनेबल एक हमारी कैसी लाइफस्टाइल हो, डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो इसका उदाहरण सभी के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति में देखिए, हम पत्ते पत्ते को, एक वृक्ष को, पशु पक्षियों को भी देवता मानकर एक प्रकृति के कण कण की हम पूजा करते हैं। और यही जो हमारा दर्शन है ये आपको लाइफ में और पंचामृत में नजर आता है। जी, एम्बेसडर सज्जनहार, भारत का हमेशा से एक तरह से एक पक्ष रहा है और उस पक्ष को भारत ने ज़ोरदार तरीके से ब्रिक्स के मंच पे रखा है, क्योंकि हम ब्रिक्स के सम्मेलन की ही बात कर रहे हैं। हालांकि तमाम वैश्विक मंचों में प्रधानमंत्री ने इस मसले को रखा है और बिना ये सहयोग देखे कि किन देशों से सहयोग भारत को मिल रहा है, तो ये लंबे समय के बाद भारत ने अपने रुख को बदला था। 2014 के बाद से आतंकवाद को लेकर भारत का जो रुख रहा, वो रुख बहुत सारे देशों का नहीं था। गुड बैड टेररिज्म से निकलते हुए और उस परिभाषा में फंसते हुए भारत ने एक कड़ा रुख अपनाया। पड़ोसी मुल्क के साथ आतंकवाद को लेकर जो नीतियां रही उस पर स्पष्ट अपनी एक विदेश नीति तय की। तो तमाम ये मुद्दे रहे। क्या आपको लगता है आज भी जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो आतंकवाद एक ऐसा मसला होगा जो उनके संबोधन में प्रमुखता से रहेगा? जी, मेरे विचार से यकीनन ये रहेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा पिछले 10 सालों से हमने देखा है जो एकदम जो रुख अपनाया है वो है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। आतंकवाद से हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। और जैसे हमने कहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भाई टेररिज्म किसी भी जो पोजीशन है वो बिल्कुल हमारी स्थिर पोजीशन रही है। और जो भी मंच हो, चाहे वो बहुत मल्टीलैटरल फोरम हो या फिर प्लूरिलैटरल फोरम हो या फिर द्विपक्षीय मुलाकातें हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने और हमारे सब शीर्ष नेता, विदेश मंत्री हों और रक्षा मंत्री हों, उन सब ने आतंकवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और बहुत कठोर शब्दों से अपना जो वक्तव्य है वो हमने बयान किया है। और हमने केवल कहा नहीं है, परंतु जिसे कहा जाता है वॉकिंग द टॉक, जो हमने कहा है उसको हमने पूर्ण करके दिखाया है। देखिए, हमने बहुत प्रयास किया। अगर हम अपने पश्चिमी पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो उनको हमने देखा है 26/11 में हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ दिसंबर 2001 में क्या हुआ, हमारे पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया। परंतु 26/11 में हमारे यहाँ पर आकर कितने 167 लोगों को मार दिया गया बंबई में, परंतु फिर भी उसका हमने कोई इतना केवल अपने यहाँ पर रेडीनेस दिखाई, परंतु उसमें कोई कार्यवाही नहीं की। परंतु आपने देखा होगा जो जब यहाँ पर पहले तो वहाँ पर उरी में स्ट्राइक हुए सितंबर 2016 में, तो उसका भी हमने पूरे तरीके से बदला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक किए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर उरी में जब हमारे लोगों के ऊपर हमला किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किए और हमने दूसरी तरफ जाकर उनके ऊपर वहाँ पर आतंकी जो गुट थे, आतंकी जो कैंप थे, उनके ऊपर हमला किया और उनको वहाँ पर एक संदेश दिया जो अगर आप कुछ कार्यवाही करेंगे तो उसका भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने फरवरी 2019 में जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर करीब 44 जवानों के ऊपर हमला किया गया, तो हमने वहाँ पर बालाकोट स्ट्राइक किया। हमारे जो हवाई जहाज़ थे वो अंदर जाकर उनके जो टेररिस्ट कैंप थे, आतंकी वहाँ पर जो कैंप थे, उनके ऊपर हमला किया। तो ये संदेश दे दिया गया जो अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार की आंच आएगी, किसी प्रकार का हमला होगा, तो उसका हम जवाब पूरे तरीके से देंगे और हम कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे जब तक वहाँ से आतंकवाद खत्म नहीं होता है। तो टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ये हमारा संदेश था पाकिस्तान को भी और पूरे विश्व को, और यही हम सभी वैश्विक मंचों पर इसको लेकर जाते रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो जब आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो
आतंकवाद एक बहुत अहम मुद्दा होगा जिसके ऊपर वो अपना वक्तव्य देंगे। जी प्रोफेसर अंशु इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो किस तरह से कजान घोषणा पत्र में वो क्या मुद्दे हो सकते हैं जो शामिल किए जा सकते हैं, इस पर होगी चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक की। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं ऋतु वर्मा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। प्रोफेसर अंशु हमारे साथ हैं, एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आतंकवाद को लेकर भारत का जो रुख बहुत साफ रहा है पिछले कई सालों से, और एक तरह से हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की हम बात करें तो एक कंसेंसस, एक तरह से एक राय कायम की गई है तमाम वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को लेकर। आज जब कजान घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री का संबोधन अब से और थोड़ी देर में होगा ब्रिक्स में, तो क्या आपको लगता है कि आतंकवाद और कट्टरपंथ, क्योंकि कट्टरपंथ एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आज विश्व में दिखाई दे रहा है जिसमें कई देश जूझ भी रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है और इसको लेकर के मुझे लगता है कि एक आपसी सहमति भी बनेगी। और आतंकवाद के जब इस पूरे मुद्दे को हम देखते हैं तो इसी के साथ जुड़ा हुआ अलगाववाद और कट्टरपंथ का भी मुद्दा है, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री अवश्य कोई न कोई बात पूरे मंच के सामने रखेंगे। बीते कई सालों से भारत ने कट्टरपंथ का, अलगाववाद का, आतंकवाद का दंश झेला है। अच्छी बात यह है कि पूरा विश्व आज इस दंश को समझता है और भारत के साथ है। और ये जो पूरा एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर है, इसमें चाहे हम तकनीक की दृष्टि से देखें, नियमन या लेजिस्लेचर की दृष्टि से देखें, या फिर एक ऐसा सिविल डिफेंस क्रिएट करने की दृष्टि से देखें जिसमें एक आम आदमी की सुरक्षा हम आतंकवाद से सुनिश्चित कर सकें, तो ये तीनों ही डायमेंशंस में भारत बायलैटरली और मल्टीलैटरली अलग अलग देशों के साथ काम कर रहा है। आपने घोषणा पत्र की बात की, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूँ। एक तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बीते दिनों अमेरिका गए थे तो उन्होंने पुष्प की बात की थी। तो आपको याद होगा कि प्रोग्रेसिव भारत, अनस्टॉपेबल भारत, स्पिरिचुअल भारत, ह्यूमैनिटी फर्स्ट और प्रॉस्परस भारत। तो मुझे लगता है कि जो ये भावना है, इसके पीछे का जो दर्शन है कि सभी का विकास हो, एक अंत्योदय की भावना के साथ, मुझे लगता है ये भारतीय दर्शन हमें ब्रिक्स के घोषणा पत्र में नजर आएगा, आना चाहिए, जिसमें अंत्योदय की बात हो, क्योंकि ये सभी ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए देश हैं और सभी चाहते हैं कि इनका विकास हो। फिर इसके अलावा मुझे लगता है कि ऊर्जा दक्षता को लेकर और अलग अलग तरह की जो सुरक्षाएं हैं, जैसे कि भोजन सुरक्षा है, जैसे कि मानव सुरक्षा है, इसको लेकर के बात होगी। मुझे लगता है डिजिटल क्रांति को लेकर के और डिजिटलाइजेशन को लेकर के भी बात होनी चाहिए। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इसमें कैसे क्या प्रयोग किया जा सकता है, इसको लेकर के बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के बड़ी बात हो सकती है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट हो इन सभी मेंबर नेशंस का, इसको लेकर के क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है इसको लेकर के बात होगी। और फिर ये तमाम जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है,
इनके जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जो सभी ये ग्लोबल साउथ के देश महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है घोषणा पत्र में इसको लेकर के भी कोई महत्वपूर्ण बात उठाई जा सकती है। और फिर कैसे हम टेक्नोलॉजी का सुरक्षित प्रयोग करें, क्योंकि हम सभी आज एआई के प्रयोग को लेकर के भी बहस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाउ मच इज टू मच और कहाँ कैसे इसका प्रयोग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर नियमन की दृष्टि से भी कुछ बात हो सकती है। तो ऑल इन ऑल मैं कहूंगी कि एक तो भारतीय दर्शन मुझे लगता है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं ब्रिक्स के दिखाई पड़ना चाहिए। फिर मुझे आशा है कि इसके अलावा जो तरह तरह की सुरक्षाएं हैं, इसको लेकर के कुछ बात हो सकती है, और आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा सकता है, ये तमाम बिंदु हमें घोषणा पत्र में देखने को मिल सकते हैं। जी, अम्बेसडर सज्जनहार, क्या आपको लगता है कि बढ़े हुए ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स के विस्तार के साथ और आज तकरीबन 32 देशों के साथ कजान में इस सम्मेलन में, क्या ब्रिक्स और तमाम ये बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, ये एक संदेश देने में आपको कामयाब दिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि उस सुधार के तौर पर ही जिस तरह से मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, वैश्विक बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिक्स में एक बदलाव किया गया है, उसके दायरे को बढ़ाया गया है, क्या अन्य संगठनों में भी? और इसका सीधा इशारा अगर हम बात करें तो यूएनएससी की अगर हम बात करें तो क्यों इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, परंतु एक आपने यूएनएससी का आखिर में कहा, तो उसके बारे में मैं कहूँ, जो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और वो भी एक कहा जाए द्वितीय विश्व युद्ध की ही एक, जो हम पहले बात कर रहे थे, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस तो इकोनॉमिक क्षेत्र में है, परंतु दूसरे क्षेत्र में अगर पॉलिटिकल क्षेत्र में देखा जाए तो वो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। और हम देखते हैं जो एजेंसीज़ हैं, इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ऐसी सब जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ठीक काम नहीं कर रही हैं और इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। अब हम देखते हैं जब द्वितीय महायुद्ध ख़त्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस के कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। अब जो उनकी है संख्या है 4 गुना बढ़ गई है, 193 हो गए हैं, परंतु अभी भी उसकी जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, उसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो अभी भी वैसा ही है। उस समय भी 5 परमानेंट सदस्य थे और अभी भी 5 परमानेंट सदस्य। और अगर देखा जाए पूरे विश्व में, ये केवल नंबर ही बड़ा नहीं है, परंतु अगर इनका भार देखा जाए, इकोनॉमिक वेट देखा जाए, तो तब आप देखेंगे जो बहुत फेरबदल हुआ है। और उस हिसाब से ये जिसे कहा जाता है, पहले ट्रांस अटलांटिक वो हुआ करता था, ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब वो एशिया में आ रहा है, अब वो इंडो पैसिफिक में आ रहा है। तो इसका ध्यान ज़रूर विश्व की जो संस्थाएं हैं उसमें लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। परंतु यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर देखा जाए, भारत की सदस्यता को देखा जाए, जापान की सदस्यता को देखा जाए, तो सबसे बड़ा रोड़ा ब्रिक्स का ही एक सदस्य है और वो है चीन। और मैं नहीं समझता हूं जो ब्रिक्स की ये जो शिखर सम्मेलन है, इसमें हमें इसका समाधान मिल पाएगा। मैं जानता हूं जो ये इसके लिए जो थोड़ा मोमेंटम है ये बढ़ रहा है, जो इसका हमें सुधार होना चाहिए और इसमें बदलाव होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें भी विस्तार होना चाहिए। तो हमें देखना है जो इसमें हम प्रेशर बनाए रखेंगे, परंतु फिर भी अगर हम समझते हैं जो यहाँ के इस शिखर सम्मेलन से उसमें कुछ बदलाव आएगा, तो ये फिर आशा मेरे विचार से ये निराधार होगी, ये ठीक नहीं। जी, प्रोफेसर अंशु कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और यदि हम ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का हमेशा से विरोध चीन ने किया है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर के एक आपसी सहमति बने, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ही मंच पर भारत ने इसको लेकर के एक बड़ा सुझाव भी दिया बीते दिनों, जिसमें कि किस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग जो ये रीजन्स हैं हमारी दुनिया के, वहाँ से कैसे नेतृत्व
स्थायी सदस्यों के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दिया जा सकता है, इसकी बात भारत ने की थी। तो यदि इस दृष्टि से चीन जैसे देश जब इन मंचों पर इस मोमेंटम को बनाने में वाकई में यदि सहयोग करना चाहते हैं, तो फिर यदि कोई घोषणा करते हैं या अपना समर्थन इस प्रकार की जो सुझाव भारत दे रहा है या ब्राजील जैसे देश भी दे रहे हैं, तो उनको जब समर्थन मिलता है तब फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो ये सारी बातें हो रही हैं, फिर ये ऑन ग्राउंड ये एग्जीक्यूट होते हुए हमें आगे पीछे कभी नजर आएगी। जी प्रोफेसर अंशु, किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन और भारतीय समय अनुसार 4:30 साढ़े 5 बजे तक अगर समाप्त होता है और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी की मुलाकात होगी, तो यानी आज की दो बड़ी घटनाएं, एक तरह से कहते हैं वैश्विक कूटनीति की जो घटनाएं दो हैं, वो एक तो इस समय चल रहा है सम्मेलन और दूसरा होने वाला है। किस तरह से देखती हैं उस बैठक को, और बैठक को लेकर विश्लेषक अपने अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। कुछ तो बहुत सतर्क है इस बदलाव से, इस समझौते के बाद से, बायलैटरल टॉक्स के साथ ही चीन की मतलब अपनी हमेशा की एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कुछ लोग कुछ विश्लेषक बहुत आशावान भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखती हैं आप? क्योंकि अगर हम एक बात बस और जोड़ दूं कि हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में आपसी व्यापार के मोर्चे पर कई बड़े बदलाव देखे गए हैं, दोनों देशों के रिश्तों के बेहतर नहीं होने के असर। देखिए, मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक व्यू लेकर के ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को देख रही हूँ। अभी हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चीन की तरफ से जो ये घोषणा की गई कि भाई जो 4 सालों से एक तो संबंध बिल्कुल गर्त में चले जा रहे थे दोनों देशों के बीच, और इसका असर निश्चित तौर पर आपसी व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा, और सामरिक संबंध तो हम देख ही रहे हैं कि कितने खराब हो चुके हैं। तो इसके बाद इस प्रकार की घोषणा होना कि आज शी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बीच एक सीधी बात होगी, तो ये महत्वपूर्ण है कूटनीति की दृष्टि से। पर चीन और भारत के बीच में हम एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझें कि चीन के प्रति एक ट्रस्ट डेफिसिट है भारत में, और उसके पीछे के कारण है कि जब जब भारत ने चीन पर विश्वास किया है, चीन ने पीछे से भारत पर वार किया है। तो इस वजह से जो ये अविश्वास की नींव पर जो बना हुआ ये रिश्ता है आज का, तो ये इस दृष्टि से मैंने कहा कि मैं बहुत प्रैग्मेटिक व्यू इसलिए लेकर के चल रही हूँ क्योंकि इतिहास दोनों देशों के संबंधों का बहुत अच्छा है नहीं, और बीते 4 सालों में हमने देखा कि कोविड के दौरान भी चीन ने किस प्रकार से भारत की जो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इस पर अटैक किया है। जी हाँ, इसीलिए शायद बहुत सारे विशेषज्ञ डीकपलिंग फ्रॉम चाइना को लेकर अभी बड़े मतलब बहुत सहज नहीं होकर इसको हम देखेंगे। ठीक है, चीन ने घोषणा की है कि वो डेप्सांग और डेमचोक से जो 2000 के पहले की स्थितियां थी वहां तो वो पेट्रोलिंग पॉइंट से अपने लोग पीछे ले रहा है और सब कुछ ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी भारत को चीन की आवश्यकता है उससे ज्यादा चीन को भारत की आवश्यकता है। वैश्विक राजनीति की दृष्टि से देखें तो भारत की जो इमेज है वो एक विश्व बंधु की है। पूरी दुनिया लगभग भारत के साथ खड़ी नजर आती है, इंक्लूडिंग रशिया, जिसके बल पर चीन जो है एक सामरिक दुनिया में अपना दबदबा जमाने की कोशिश करता रहता है। और दूसरा, जो चीन आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, शी को जिस प्रकार से आंतरिक स्तर पर अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति तो चीन की नहीं है, और यदि वहाँ पर हम देखें तो युवा भी वहाँ के निराश हैं, वहाँ पे जिस प्रकार की स्थितियाँ निरंतर बनी हुई हैं, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि शी को 2 तरफा चुनौतियां कि एक तो वैश्विक स्तर पर वैसे ही चीन की जो एक इमेज बनी है बीते सालों में वो बहुत अच्छी नहीं बनी है, एक अग्रेसर देश के रूप में चीन को जाना जाता है। अब कई लोग इसको पश्चिमी दुनिया की तरफ से क्रिएट किया गया एक फैलेसी भी कहते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य से ही देखें तो हमने बार बार देखा कि भारत ने जितनी बार मित्रता के हाथ चीन के सामने बढ़ाए तो चीन ने सामने से हाथ मिलाकर के पीछे से भारत के ऊपर वार किया है। और इसीलिए मैंने कहा एक अविश्वास का रिश्ता तो है, तो मैं बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण से, बहुत आशावान, यूटोपियन या आइडियलिस्टिक ना होते हुए एक बहुत ही प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण से देख रही हूं। जब तक ये वार्ता हो नहीं जाती हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जी, एम्बेसडर सज्जनहार, ब्रिक्स से ठीक पहले भारत और चीन के बीच
सीमा विवाद को लेकर LAC पे जो गतिरोध है उसे दूर करने का एक समझौता होता है। और ये कहा जाता है, ये अखबार ऐसा कहते हैं, विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को और ब्रिक्स 16वें ब्रिक्स को इस तरह से देखा जा रहा है कि कजान की धरती पर भारत और चीन दोनों एक साथ लेके आने की एक तरह से उपलब्धि का श्रेय भी राष्ट्रपति पुतिन को दिया जा रहा है ब्रिक्स के मोर्चे पर। आप किस तरह से इस डिप्लोमेसी को देखते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं जो इसमें रूस का, राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा योगदान है, जो ये चीन ये माना है, तो मैं समझता हूँ जो रूस का योगदान हो सकता है शुरुआत से ही। मैंने बहुत सारी, अभी पिछले 4 साल में बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स अटेंड की हैं रूस के साथ, और रूस हमेशा कहता है जो परोक्ष रूप से भी और जब द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं तब भी वो कहता है जो भारत को चीन के साथ अपने जो संबंध हैं ठीक कर लेने चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा रूस के अपने जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको ये भी कहा है, जो आप हमें तो कहते हो, परंतु क्या आप चीन को भी ऐसा कहते हो जो ये आपको भारत के साथ संबंध अच्छे कर लेने चाहिए? क्योंकि जो भी हमारी अग्रीमेंट्स थी 1993 की, 1996 की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एग्रीमेंट है, उसको ध्वस्त किसने किया? उसके विरुद्ध काम किसने किया? भारत ने तो नहीं किया, ये तो चीन ने किया, जो वो अप्रैल 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में अपने वो जो ट्रूप्स वहाँ पर ले आया। तो आपको हमको बताने के बजाय आपको चीन को बताना चाहिए, जो वो भारत के जो सेंसिटिविटीज़ हैं, कंसर्न्स हैं, भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर वो वार नहीं करे। तो लोग कहते हैं जो रूस का इसमें योगदान है, और मैं मानता हूँ जो योगदान है, परंतु फिर भी जो ये समझौता हुआ है ऋतु जी, ये इसलिए हुआ है क्योंकि चीन पीछे हटा है और उसने कहा है जो डेमचोक और डेप्सांग में अब पेट्रोलिंग हो पाएगी, और उसमें हम अब बहुत सारी अग्रीमेंट्स में ये कहा गया है 40 हमारे जो सैनिक हैं वो जा पाएंगे, महीने में 2 बारी जा पाएंगे, एक दूसरे को सूचित करना पड़ेगा। तो ये सब देखिए जो फाइन प्रिंट है ये अभी बाहर निकल कर आएगा, इसको हम देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद इसको आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि देखिए जो पहले जो काम हुआ है, जो 5 जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर अग्रीमेंट हुई है पहले, तो उसके बारे में अभी इसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें नहीं कहा गया जो वो बफर जोन थे उसको हम हटाएंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं मानता हूं जो ये एक छोटा कदम है और ये एक टेंटेटिव स्टेप है, टैक्टिकल मूव है चीन का। क्योंकि मैं अंशु जी से बिल्कुल इसमें सहमत हूं। उन्होंने कहा जो चीन को भारत की अधिक आवश्यकता है। चीन पिछले 4 साल से ये कह रहा है जो सिचुएशन आपकी जो बॉर्डर पर है वो नॉर्मल है, वो स्टेबल है, उसमें कोई वो नहीं है। तो हमको अपने जो और रिश्ते हैं उन रिश्तों को आगे लेकर जाना चाहिए। ये भारत ने इंसिस्ट किया है जो जब तक वहाँ पर शांति और स्थिरता नहीं होती है बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तब तक हम अपने संबंधों को आगे ले जाने में असमर्थ रहेंगे। तो ये चीन की अपनी ज़रूरत उसने महसूस की है और थोड़ा बहुत इसमें योगदान रूस का भी रहा हो। रूस ने हमेशा प्लेटफॉर्म दिया है। आपको याद होगा सितंबर 2020 में गलवान के बिल्कुल बाद तो मुलाकात हुई थी SCO के साइड लाइन्स पर। नहीं, वो शिखर सम्मेलन नहीं था, उनकी मीटिंग थी डिफेंस मिनिस्टर्स की थी और विदेश मंत्रियों की, सितंबर में दोनों उसमें हुआ था। तो फिर मुलाकात हुई थी, परंतु इसमें इतने 4 साल लग गए क्योंकि मेरे विचार से एक संदेश जो जाना चाहिए था चीन को, जो भारत अपनी अखंडता और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेंटी से किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं समझौता नहीं करेगा। जी, समझौता नहीं करेगा। वो शायद अब उनके पास ये संदेश चला गया है और चीन ने देखा है जो हमको बहुत ज़रूरत है जो आगे अपने संबंधों को व्यापार क्षेत्र में आगे संबंधों को बढ़ाए,
तो इसीलिए उसने ये ऐसा समझौता किया है। जी प्रोफेसर अंशु, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि 16वें ब्रिक्स से, जहां एक तरफ भारत और चीन की ये जो द्विपक्षीय मुलाकात होगी उस पर लोगों की नज़र है, और दूसरा टेक अवे अगर हम कहें कि आज के दिन का भी, इन कूटनीतिक मुलाकातों का भी हो, तो ब्रिक्स के इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स के नए युग की शुरुआत होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक नए युग की शुरुआत होने जैसे की तरफ भी ब्रिक्स बढ़ रहा है क्या? देखिए, ब्रिक्स के नए युग की शुरुआत, या ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है हो चुकी है, क्योंकि जब ब्रिक्स का विस्तार हुआ और इसमें ईरान जैसे देश को, इथियोपिया जैसे देश को, इजिप्ट को, यूएई को जोड़ा गया और ये निर्णय लिया गया कि अब ये ब्रिक्स से हम ब्रिक्स प्लस की ओर चलें, इसका विस्तार करें और भी जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इससे जोड़ें, एक अच्छे कॉज से जोड़ें और सब मिलकर योगदान दें। और अब जैसा कि पुतिन भी बता रहे हैं कि 30 देश जो हैं उन्होंने आवेदन किया है, वे ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल तो मलेशिया जैसे देश जो हैं वो रास्ता देख रहे हैं कि उन्हें ब्रिक्स से जोड़ दिया जाए, उन्होंने आवेदन कर रखा था और इस पर विचार भी चल रहा है। तो जो हम देशों को जोड़ने की दृष्टि से देखें, फिर इसके बाद ये जो ग्लोबल साउथ का जो एक ओवरऑल कॉज है इसको मजबूत करने की दृष्टि से देखें, तो ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा दिखाई पड़ता है। तो नए युग की शुरुआत तो हो चुकी ऋतु जी, क्योंकि इसका भी डेमोक्रेटाइजेशन होते हुए हम देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो ग्लोबल साउथ के ये अलग अलग देश हैं वो जुड़ रहे हैं, और बायलैटरली हो सकता है कि आप डिसंगेज्ड हों जैसे कि भारत और चीन जैसे देश, लेकिन ये देखना सुखद है कि कम से कम ब्रिक्स का जब ये शिखर सम्मेलन हो रहा है तो ये तमाम देश एक साथ एक मंच पर खड़े हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं और ये साझा जो चुनौतियां हैं और साझा जो लक्ष्य हैं उन पर विचार कर रहे हैं कि कैसे हम साथ में मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति की जब हम बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी बात करते हैं कि किसी एक देश का आधिपत्य को लेकर जब हम बात करते हैं, तो इन मंचों पर भी इन तमाम विषयों को लेकर एक तरह से बातचीत होगी, एक राय बनेगी और वो एक राय तमाम अन्य क्षेत्रों में और अन्य मंचों पर भी मदद करेगी आने वाले समय में। क्योंकि देखिए, बड़ा विषय यही है कि कैसे किसी एक की आक्रामकता का समाधान ढूंढा जाए, वो चाहे हेजिमनी कभी यूएस की रही हो, कुछ क्षेत्रों में चाइना की है, लेकिन विकासशील देश आज भी इन्हीं सब मसलों से त्रस्त हैं और जूझ रहे हैं। समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है मल्टीलैटरल फोरम्स पे, लेकिन समाधान मिलता अभी भी दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया आपने बिंदु उठाया, और यहाँ पर बात एम्पावर मात्र करने की नहीं है, यहाँ पर बात लीडरशिप के रोल्स की भी है, और यही कारण है कि भारत और ब्राज़ील जैसे देश निरंतर इस बात के लिए मोमेंटम बना रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनका विस्तार और उनमें संशोधन, सुधार अब होना चाहिए। तो जब हम ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ रशिया और चीन का दबदबा रहा है, और यही कारण है कि मेंबर नेशंस का G20 जैसे मंचों का सदस्य होने के बावजूद हम ब्रिक्स को G7 या G20 के एक प्रतियोगी के रूप में देखते हैं। ये एक ब्रांड इमेज है ब्रिक्स की। लेकिन भारत को जब हम देखते हैं तो बहुत बंधुत्व की भावना के साथ, बड़े सहज और सरल भाव से, चाहे अमेरिका की हेजेमनी की बात हो या चीन की हेजेमनी की बात हो, भारत बहुत सीधे सीधे प्रत्येक मंच से इस बात को कहता चला आ रहा है कि विश्व में किसी भी एक देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए, विस्तारवाद नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको चीन से जोड़ करके देखें या चीन इसको पश्चिमी देशों से जोड़ करके देखें, लेकिन ये दो टूक बात, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, हमारे रक्षा मंत्री हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, अलग अलग मंचों से करते हैं। और मुझे लगता है आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ, अंत्योदय के भारतीय दर्शन के साथ, मुझे लगता है वो भारतीय दर्शन के माध्यम से ये संदेश देंगे कि सभी का एक विकास होना चाहिए, सभी एक प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ और सभी के वेलफेयरिस्टिक एक भावना के साथ काम होना चाहिए, और ये मंचों का स्वभाव भी इसी प्रकार का होना चाहिए। जी, मंचों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो निर्भर करता है कि किस तरह का नेतृत्व इन मंचों पर मौजूद है। एम्बेसडर सज्जनहार, हम बात कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है और लंबे समय से इसकी बात हो रही है, क्योंकि जब इस तरह का क्राइसिस विश्व पे आया तब इसकी ताकत का और इसकी ताकत का एक बेजा इस्तेमाल सामने आया।
जिसका कि विकल्प अब कुछ देशों को ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा है और अब वो इसको ढूंढने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या 16वें ब्रिक्स से आप इस दिशा में कितनी प्रगति देखते हैं? क्योंकि एक लंबा, एक तरह से मुझे लगता है, प्रक्रिया है जिसकी तरफ अब तेजी से तमाम देश बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका खामियाजा या उसके बड़े गहरे असर अन्य देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। जी देखिए, आपने शुरुआत में ही कहा ऋतु जी, जो इसके बारे में बातचीत हो रही है, बहुत समय से बातचीत हो रही है और अभी तक क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसा समाधान नहीं निकल पाया है, तो इससे यही पता चलता है जो ये मसला जो है, मुद्दा जो है, बहुत पेचीदा है और इसीलिए कुछ इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। परंतु अब हम देखते हैं जो जैसे ये वेपनाइजेशन हुआ है, डॉलर का वेपनाइजेशन हुआ है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का, जो कि रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद में, तो तब से इसका जो असर, इसका जो प्रभाव पड़ा है और देशों के ऊपर और यकीनन विकासशील देशों के ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ा है, तो वो ये समझते हैं जो अगर रातों रात रूस के ऊपर ऐसा कदम उठाया जा सकता है तो शायद आगे चलते हुए कुछ ऐसी हालात बने जो उनके ऊपर भी ऐसा कदम उठाया जाए। तो इसीलिए लोग बातचीत कर रहे हैं। परंतु देखिए, मैं समझता हूँ अभी भी डॉलर का प्रभुत्व जो है, डॉलर का वर्चस्व जो है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है। कहीं वो 79% है, कहीं वो 88% है, तो अभी भी उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये सोचते हैं जो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से कोई और ब्रिक्स करेंसी निकल कर आएगी, तो मैं समझता हूं ये प्रीमेच्योर है, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी देश, और सबसे पहले आप लीजिएगा जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। ऋतु जी, हमको समझना पड़ेगा, जो अगर ये 9 भी देश देखें जो कि अभी ब्रिक्स के सदस्य हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है वो जो पुराने वाले ब्रिक्स सदस्य हैं उनकी है, और उसमें सबसे ज्यादा है 15-16 ट्रिलियन डॉलर चीन है, 4 ट्रिलियन डॉलर भारत है और उसके नीचे 1.5 ट्रिलियन डॉलर रूस और ब्राजील और उससे भी कहीं कम दक्षिण अफ्रीका। देखिए, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा जो उनकी करेंसी खत्म हो जाए और किसी और देश की, और चीन ये चाहेगा मैं तो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था हूँ और ब्रिक्स में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हूँ, तो मेरी करेंसी वो होनी चाहिए। तो ये कोई मानने वाला नहीं है। भारत तो मानने वाला बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप डॉलर की जैसे बात करते हैं, डोमिनेशन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उससे आप चाइनीज़ रेनमिनबी की डोमिनेशन हो जाएगी, तो वो कोई नहीं चाहता है। तो मैं समझता हूँ जो कोई नई करेंसी बनना तो प्रीमेच्योर है, परंतु इसके अलावा जो और कुछ समाधान है वो देखे जा रहे हैं मेरे विचार से। पिछले कई सालों से ये कहा गया है, प्रोत्साहन दिया गया है, जो कैसे नेशनल करेंसीज में, लोकल करेंसीज में हम व्यापार करने को और एनकरेज करें। और भारत भी ने भी करीब 18 देशों के साथ ऐसे हमने सहयोग, ऐसे एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं जिसमें कि हम डोमेस्टिक करेंसी में अपना लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं और अपने अकाउंट सेटल करते हैं। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था पे काम किया जा रहा है, एक दूसरे तरीके से डी डॉलराइजेशन के साथ ना भी हो, अगर इस मंच से ना हो, लेकिन उस वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बढ़ा जा रहा है। प्रोफेसर अंशु, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम भारत और रूस के संबंधों को हमने देखा, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान पश्चिमी सैंक्शंस के बाद जो तमाम एक तरह से प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद जो बेहतर हुए हैं, उसमें एक तरह से एक पूरा बाजार का डायनेमिक्स बदला है भारत और रूस के साथ। जहां एक तरफ हथियार की खरीदारी बहुत थी भारत और रूस के बीच, उसने बदला, उसने जगह ली तेल खरीदारी के साथ। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने के बाद भी रिश्ते ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि तब और बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। हालांकि अभी कुछ ऐसी दिखाई नहीं देता दूर तक कि कब ये समाप्त होने वाला है, लेकिन इसे भी दूरगामी सोच के देखा जाएगा, क्योंकि एक बार फिर जियोपॉलिटिक्स बदलेगी। बदलती जियोपॉलिटिक्स के बावजूद
आज तक 1947 के बाद से लेकर आज तक भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं, हमने देखा वो किस तरह से एक बहुत स्थिर, स्थायी और विश्वासपूर्ण संबंध रहे हैं। तो भारत और चीन संबंधों के बीच में जो हमें एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है ना, वो विश्वास भारत और रूस के संबंधों के बीच में हमने हमेशा से देखा है। तो हम जब आज़ाद हुए तब देश 2 लॉबीज में बटा हुआ था, इसीलिए हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया और हम किसी भी एक खेमे का पार्ट नहीं बने। लेकिन तब भी तत्कालीन सोवियत संघ से हमारे जिस प्रकार के रिश्ते थे, उसके लिए हम किसी भी चीज़ को जिम्मेदार ठहरा दें कि भाई हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी जिस प्रकार से विचारधारा को लेकर के उनका एक झुकाव था इस तरफ, तो लेकिन हम इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि हमें जब जब आवश्यकता पड़ी है तब रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आज भी चाइना को रोकने के लिए हमने जो S-400 डिप्लॉय कर रखे हैं वो हमें रूस से मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के संबंध दोनों देशों के बीच में है, चाहे आप सामरिक देखिए, आर्थिक देखिए या सांस्कृतिक देखिए। और यही वो विश्वास की बुलंद नींव है जिसके बेसिस पे हमारे माननीय विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में EU की जो हेड आई थी उर्सुला वॉन, उनको साफ साफ कहा था जब उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत रूस से ऑयल एंड गैस खरीदना बंद कर दे, क्योंकि पश्चिम के सारे देश यही कर रहे थे उस समय रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से। तो हमारे माननीय विदेश मंत्री ने साफ जवाब दिया था कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम हमारे जो राष्ट्रीय हित में सर्वोपरि एक निर्णय होगा हम उसे लेंगे। तो आप अपना काम देखिए या आप अपने मंच को देखिए, हमारे देश को किस तरह से चलाना है हम उसे देखेंगे। और इसका बहुत फायदा हमें मिला। और आज जब हम भारत और रूस के इन संबंधों को देखते हैं तो रूपी रूबल में हम लोग व्यापार भी कर रहे हैं, और जिस तरह से चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, बहुत सुदृढ़ हैं। तो वहाँ मैंने कहा कि विश्वास की बुनियाद पर चाहे जियोपॉलिटिक्स में जो भी बदलाव आए हों, उथल पुथल रही हो, लेकिन दोनों के बीच में रिश्तों का कड़वा अध्याय तो हमने आज तक नहीं देखा है। शीत युद्ध का पूरा हमने एक दौर देखा, फिर हमने देखा USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया बना, अभी हमने रशिया यूक्रेन युद्ध देखा, यूक्रेन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन इसके बावजूद और अच्छा हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कितनी सहजता के साथ पुतिन से कहते हैं कि भाई ये इस युद्ध को बंद करो, ये समय ये सदी युद्ध की नहीं है। कितनी सरलता सहजता के साथ वो उस बात को कह जाते हैं जिस बात को पूरा विश्व पुतिन से कहने में डरता है या नहीं कह पाता है। तो चाहे जिस प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियां हो, रितु जी मुझे यह विश्वास है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उनमें किसी प्रकार का एक नकारात्मक कहीं कोई अध्याय जुड़ते हुए मैं नहीं देखती हैं आप जी। हम बढ़ते इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्ण सत्र में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने दुनिया के सामने खड़ी संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का जिक्र किया। पीएम ने डीप फेक और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पीएम ने आह्वान किया कि ब्रिक्स दुनिया को ये संदेश दे कि वो विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान तक पहुंचने का संदेश फिर दोहराया। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। पीएम ने आतंकवाद और आतंक की फंडिंग से निपटने के लिए मजबूत आपसी सहयोग पर बल दिया। पीएम ने कहा कि ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री ने युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम ने वैश्विक संस्थानों में सुधार का संदेश दोहराया। ब्रिक्स को लेकर पीएम ने कहा कि हमारी विविधता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सर्वसम्मति से आगे बढ़ने की परंपरा हमारे सहयोग का आधार है। सबसे पहला कमेंट आप ही से, एम्बेसडर सज्जनहार, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री ने जिन बातों को रखा अपने संबोधन में? जी देखिए, जो हम पिछले अब 1.5-2 घंटे से बात कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जो आपने ये प्रश्न किया था, जो
हम कजान डिक्लेरेशन में भी क्या देखने वाले हैं, तो उसमें यही बातें हमने भी दोहराई हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, जो आतंकवाद से कैसे हमें जूझना है, इसमें हिपोक्रेसी नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब इसके बारे में हमने बातें की हैं, और कैसे विश्व में युद्ध नहीं होना चाहिए। विश्व युद्ध का कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, हमें बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। और जो पर्यावरण का मसला है और उसमें कैसे ये जैसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है पूरे दुनिया के लिए, एक ऐसा खतरा बन गया है, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी वैश्विक समस्याएं हैं जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, उन सबको उन्होंने सामने लाए हैं। और भारत का क्या पक्ष है, भारत का पक्ष है जो इसको हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे अभी बात भी कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, यही प्रधानमंत्री मोदी का ये फिलॉसफी रही है, यही इथोस रहा है जो हमें। योर हाइनेस, एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया
ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। Спасибо большое. 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के सिद्धांत को सामने रखते हुए उन्होंने तमाम उन बातों को कहा जिसमें भारत ने विकास के रास्ते में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें सामने रखा। उन्होंने कहा कि मानवता में साझा विश्वास एक तरह से इसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री की 10 बड़ी बातों पर जो इस संबोधन की रही। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। अपनी ब्रिक्स की उपलब्धियों पर आगे बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि
हम 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की सामूहिक अर्थव्यवस्था हैं। हम का मतलब ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ है, यानी कि अब 9 देशों का जो ब्रिक्स है